हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। लगातार जारी है मिडावल हिस्ट्री की क्लास आप देख पा रहे हैं। और मिडावल हिस्ट्री में आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आज 8वां भाग है, पार्ट 8 है। और पार्ट 8 में हम क्या देखने वाले हैं वो बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट कर चुके हैं हम तुगलक वंश, जिनका समयकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। प्रमुख शासक गैसुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 तक मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 फिरोज शाह तुगलक, जिनका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक, और उत्तरवर्ती तुगलक जो 88 से लेकर 1414 तक देखने को मिला था। आज जो बातें करेंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि यहीं पर हम आए हैं और मोहम्मद बिन तुगलक की परिचय देख चुके हैं। 5 विवादित योजनाएं देख रहे थे, ठीक है, 5 विवादित योजनाएं देख रहे थे तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसमें से राजधानी परिवर्तन, दोआब कर में वृद्धि और सांकेतिक मुद्रा जैसे बातें हो चुकी हैं। आगे हम बात करेंगे 5 विवादित योजनाओं में खुरासान अभियान और कराची अभियान, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि 5 विवादित योजनाओं में सबसे फर्स्ट थोड़ा जो है हम देख लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था। राजधानी परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, राजधानी परिवर्तन किया था। और राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया था, दौलताबाद किया था, ये आप जानते हैं। और राजधानी परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण वो खुद बताए कि कहने का मतलब है कि मंगोल आक्रमण के समय उन्होंने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था कि बार बार मंगोल का आक्रमण हो रहा है तो हमें, ठीक है, वहाँ से सिक्योरिटी चाहिए। तो ये एक स्थान है देवगिरी, वो पहले से वो जीत चुके थे। देवगिरी का स्थान सल्तनत काल में पहले से आ चुका था, तब अलाउद्दीन खिलजी थे, तो देवगिरी पहले से वो जीता गया था। तो राजधानी परिवर्तन यहाँ किया गया था, लेकिन ये असफल हुए। कारण ये कि ये दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी जो बहुत दूर थे, ठीक है, इसी कारण से लोगों को पसंद नहीं आई ये चीज़ें, तो ये असफल हुए। दोआब में कर में वृद्धि कर दी गई थी। दोआब कहने का मतलब है 2 नदियों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जहाँ पर सिंचाई के साधन प्रॉपरली होंगी, जहाँ पर उत्पादन की स्थिति बढ़ेगी। इसी कारण से उत्तर भारत में क्या किया गया था, कर वृद्धि कर दी गई थी कि भाई दोआब का स्थान है, वहाँ पर तो खेती वगैरह फसल वगैरह अधिक होंगे, तो क्यों ना हम कर में वृद्धि करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय कर में वृद्धि किए थे, उसी वर्ष क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। तो इनकी एक बोल सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, कि जिस समय दोआब में कर में वृद्धि की थी उसी समय अकाल पड़ गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या हो गया था, असफल हो गया। तीसरी बात है सांकेतिक मुद्रा की हम बातें करते हैं। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर स्वर्ण मुद्रा का वैल्यू, स्वर्ण मुद्रा की जो वैल्यू है वो तांबे के समान कर दी गई थी, ठीक है। और चांदी की मुद्रा की जो वैल्यू है वो कांसे के समान कर दी गई। इसका मतलब जितना स्वर्ण की वैल्यू होगी, जितना वैल्यू चांदी की होगी, ठीक है, उतना वैल्यू तांबे और कांसे होगी। इसका मतलब तांबे और कांसे जो है अत्यधिक मात्रा में जानते हैं मिलते हैं, एकदम सरल रूप से मिल जाते हैं। तांबा और कांसा, ठीक है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो भाई तांबे का है, कांसा, तांबा का तो बर्तन भी होता है, कांसे की भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो तांबा और कांसा को एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में ढालने लगा। तो इससे क्या हुआ, अगर अधिक मात्रा में वो मिल गया तांबा कांसा, तो लोग अपने ही घर में ढालने लगे। मुद्रा जो है, वहाँ के जो जनता, वहाँ के लोग अपने ही घर में ढालने लगे, ठीक है। तो इससे दिक्कत होगी, इकोनॉमी में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी भाई, पैसा बहुत ही ज़्यादा बन जाए, हर घर अगर पैसा बन गया, हर घर जो है टकसाल बन गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पैसा सबके पास है, सब अमीर हो गए, ठीक है।
तो ये चीज़ें भी क्या है, नुकसानदायक थी अर्थव्यवस्था के लिए, ये चीज़ें भी ठीक है ठीक नहीं थी। इसी कारण से ये भी क्या हो गया है, असफल हो गए। और इसी समय मैंने कहा था, बर्नी ने एक कथन कहा था कि घर घर टकसाल हो गया है। इसका मतलब हर घर वो जो है तांबे और कांसे की मुद्रा छापने लगे, ठीक है, टकसाल करने लगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं खुरासान अभियान। ठीक है, क्या है, खुरासान अभियान। चौथे नंबर पर बात करेंगे खुरासान अभियान। 3 देख चुके थे पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में ये तीनों हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। चौथा है खुरासान अभियान। ठीक है, खुरासान अभियान। अब ये खुरासान अभियान क्या है भाई, खुरासान अभियान क्या है, ये खुरासान है कहाँ, खुरासान है आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, भारत के, यह भारत के, खुरासान कहाँ है, खुरासान भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र में स्थित है। पहली बातें इसकी। दूसरी बातें, खुरासान अभियान में क्या कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, समझिएगा, सुनिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने, कहा जाता है कि 3,70,000, ठीक है, 3,70,000 सिपाहियों को, ठीक है, 3,70,000 सिपाहियों को एक वर्ष का अग्रिम पेमेंट दे दिया भाई साहब। ठीक है, 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, खुरासान अभियान करने से पहले वहाँ के जो सिपाही है, उस सिपाहियों की संख्या लगभग 3,70,000 थी। उन सिपाहियों को लगभग एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। कहने का मतलब पहले से उनको वेतन दे दिया, लो भाई सिपाहियों वेतन रखो और खुरासान अभियान आपको करना है, तो पहले ही आपको वेतन दे देता हूँ। लेकिन इसी समय कहा जाता है, ठीक है, इसी समय कहा जाता है कि राजनीतिक परिवर्तन के चलते, ठीक है, खुरासान अभियान बीच में रोकना पड़ा। ठीक है, चलते क्या किया गया, खुरासान अभियान बीच में रोकना पड़ा, बीच में क्या किया, ठीक है, रोकना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब खुरासान अभियान हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3,70,000 सिपाहियों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, पेमेंट ले दिया, लो भाई करके। ठीक है, क्या वो लौटाएगा, क्या वो पेमेंट वापस लौटाएगा, नहीं भाई। अरे वो अपने घर के कामों में, राशन पानी की खर्चों में तो खर्च कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर आपको ऑफिस द्वारा एक साल का कोई अगर अग्रिम पेमेंट दे देते हैं तो उनका तो कुछ ना कुछ खर्च कर दोगे भाई। ठीक है, तो कहा जाता है कि सिपाहियों ने तो पैसा खर्च कर दिया, तो कहाँ से पैसा लौटाएगा। तो खुरासान अभियान इसी समय क्या हो गया था, रोक दी गई थी। ठीक है, अगर वो अभियान होता, मान के चलो, तो हो सकता है वहाँ से पैसे वैसे लूट के, जो पैसे हैं या वहाँ के राज्य जो सोने चांदी उसको लूट के लाया जाता, तो फिर हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो। तो 3,70,000 सिपाहियों के ऐसे कौन सी आफत आन पड़ी थी, उन लोगों को 1 लाख का अग्रिम जो है वेतन दे दिया, और इसी कारण से यहाँ पर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। ठीक है, सफल से खुरासान अभियान रोकने के कारण, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या हो यहाँ पर, इसी कारण अर्थव्यवस्था गिरने लगी। ठीक है, गिरने लगी या कमज़ोर हो गई। और ये, ठीक है, ये कारण नंबर 4 है उसको, ठीक है,
क्या है, पागल सुल्तान कहने का। ठीक है, पागल सुल्तान कहने का ये भी कारण है। पागल सुल्तान कहने का ये भी कारण है। ठीक है, चौथे नंबर का कारण ये है पागल सुल्तान कहना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था गिरने लगी, अर्थव्यवस्था में कमजोर है। ठीक है, तो ये है खुरासान अभियान जो हुआ ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर की बातें, और एक कराचिल अभियान। क्या है, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान, कराचिल कहाँ है भाई, कराचिल है हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। अभियान, चलिए अगर कराचिल की बात की जाए, कराचिल की बात की जाए तो ये जो है कराचिल हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का एक गांव था, एक गांव था। पहली बातें, कराचिल अभियान में कुल, ठीक है, कहा जाता है कराचिल अभियान में, ठीक है, लगभग 10,000, ठीक है, कितना, 10,000 सिपाही भेजे गए। सिपाही क्या किए, भेजे गए। लेकिन भाई साहब ये भी क्या हुआ, असफल हुआ। असफल हुआ। क्यों असफल हुआ, क्योंकि देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वो बर्फीला स्थान है, बर्फ वाली जगह है। ठीक है, बर्फीला स्थान है, बर्फ वाली जगह है। अब देखिए वहाँ पर की बात की जाए तो वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, स्थान अलग है, बर्फीला इलाका है। और कहा जाता है जब कराचिल अभियान छेड़ा था, कराचिल अभियान स्टार्ट किया था, उसी समय, ठीक है, वहाँ कुछ परिवर्तन देखने को, मौसम में परिवर्तन हुआ, हवाएं चलने लगी, बर्फ़ गिरने लगे, और वहाँ के जो रास्ते हैं, ठीक है, तो पहले तो ये जो है वैसे रास्तों में पहले से अच्छे से चले नहीं, सिपाही ऐसे पहली बार ऐसे रास्तों में गए थे यहाँ। तो इसी कारण से जो कराचिल अभियान है, हिमाचल प्रदेश के जो स्थान है वहाँ पर बर्फ़बारी होने लगी। ठीक है, और बर्फ़बारी के कारण क्या होने, रास्ते, आंधी तूफान, इस अभियान में, यह अभियान तूफान, बर्फबारी चलिए के कारण असफल हो गए। ठीक है, और सिर्फ 3 व्यक्ति क्या हुए, सिर्फ 3 सिपाही वापस लौट आए थे। इस अभियान के अंतर्गत बात करें, सिर्फ 3 सिपाही क्या के थे, वापस लौटे थे। बाकी की मृत्यु हो गई थी। कोई तूफान में उड़ गया था, कोई बर्फबारी के समय बर्फ में दब गया था, कोई टेढ़े मेढ़े स्थानों के कारण नीचे गिरकर नदी में जो है बह गए थे। तो इस प्रकार से कराचिल अभियान भी एक असफल अभियान था। ठीक है, चलिए ये भी क्या हुआ, असफल अभियान था। तो अब जैसे कि आप जानते हैं, देख सकते हैं, इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो पिछले क्लास में ये 2 बाकी रह गया था, वो हम देख लिए, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय अन्य घटनाओं की बात करते हैं, और कुछ अन्य घटनाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय
की अन्य घटनाएं, अन्य घटनाएं। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय अन्य क्या क्या घटनाएं हैं। एक तो 1333 इसी समय, ठीक है, इसी समय 1333 की घटनाएं हैं। और 1333 ने इब्न बतूता, ठीक है, नाम सुने होंगे, मैं सीधा लिख देता हूं, इब्न बतूता। 1333 में क्या आया था, 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है, भारत आया था। तो कहाँ से आया था भाई, याद रखिए ये अफ्रीकी देश मोरक्को, ठीक है, मोरक्को अफ्रीकी यात्री था, ठीक है, ये चीज़ें, मोरक्को अफ्रीकी का यात्री था कौन, इब्न बतूता, ठीक है। और ये भारत आया था किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था, याद रखिए। चलिए, इन्होंने एक रचना लिखी थी और उस रचना का नाम है रेलहा, ठीक है। क्या है, रेहला, इस पुस्तक का नाम है, इस बुक का नाम है। चलिए, इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, दिल्ली का क्या नियुक्त किया था, काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है, काजी बनाया गया था, काजी नियुक्त किया गया था भाई साहब। और ये काजी का मतलब क्या होता है, काजी का मतलब है यहाँ के न्यायाधीश, एक प्रकार के न्यायाधीश है जिसको क्या कहा जाते हैं, काजी कहा जाता है। चलिए, और साथ ही साथ इनको, ठीक है, राजदूत के रूप में चीन भेजा था, राजदूत के रूप में क्या भेजा था भाई, चीन भेजा था। ये सारी चीज़ें किनके बारे में याद रखिए, इनके बारे में याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक की समय की घटनाएं, तो इब्न बतूता, गाना सुने हो ना, इब्न बतूता बगल में जूता, वैसी टाइप का, ठीक है। तो ये 1333 में भारत आया था, मोरक्को देश का निवासी था, अफ्रीकी का निवासी था, रचना रेहला नामक रचना लिखी थी और दिल्ली का काजी इनको नियुक्त किया गया था और इनको राजदूत के रूप में जो है चीन भेजा गया था। ये याद रखिए इतनी सारी बातें। चलिए, इन्होंने नगर की स्थापना भी की थी, ठीक है, नगर की स्थापना भी की थी, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर, ठीक है, साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूं भाई, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर शहर की स्थापना, ठीक है, मैंने क्या कहा, विजयनगर शहर की स्थापना। इन्होंने विजयनगर शहर की स्थापना 1336 में देखने को मिला था, ठीक है। विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य आप जानते हैं, इसी समय, इनके ही समय विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना अगर देखें, जिसकी स्थापना देखें तो दो भाई हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, दो भाई
दो भाइयों ने, दो भाई, एक है नाम है हरिहर, क्या है, हरिहर, और दूसरा बुक्का, क्या नाम है, बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने क्या किया था, विजयनगर की स्थापना 1336। तो विजयनगर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दो भाई हरिहर एवं बुक्का नामक ने किया था, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, और इसकी राजधानी थी हम्पी। इसकी राजधानी किसको बनाया गया था भाई, राजधानी हम्पी थी। दो चीज़ें क्लियर है, दो चीज़ें याद है। चलिए, इसी समय, इन्हीं के समय बहमनी राज्य की स्थापना भी किया गया था। बहमनी साम्राज्य 1347 में की स्थापना, ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाले जो है, स्थापना कर्ता हसन गंगू, हसन गंगू ने किया था। क्या किया था, बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। इनके समय सब सर्वाधिक विद्रोह भी हुए थे। मोहम्मद बिन, याद रखिए, वन लाइनर फैक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। भारत में सबसे ज़्यादा विद्रोह देखने को मिला। भारत में सबसे सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, ठीक है। कुल 34 विद्रोह में, 27 विद्रोह सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में हुए थे, ठीक है। कुल 34 विद्रोह में कितने विद्रोह, 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए थे। ये भी याद रखिए, केवल दक्षिण भारत में हुए थे। चलिए, इसी समय 1328 में आपको देखने को मिलेगा मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। मंगोलों का आक्रमण, और मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और यहाँ के जो शासक कौन थे, मंगोल के शासक कौन थे, तमराशरिन नामक शासक के समय 1328 में क्या हुआ, मंगोल का आक्रमण हुआ था। चलिए, इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की थी, ये भी याद रखिए, कृषि विभाग की स्थापना। और कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, और कृषि विभाग को, ठीक है, कृषि विभाग की स्थापना की थी, और कृषि विभाग को दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता है। दीवान ए अमर कोही, ठीक है, अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। कृषि विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु का स्थान जो है, ठीक है, थट्टा नामक स्थान में हुआ था। किसमें, थट्टा नामक, सिंध के थट्टा नामक स्थान में, ठीक है, सिंध के थट्टा नामक स्थान में, नामक स्थान में। तेरह 1351 में इनकी मृत्यु हुई थी,
और कहाँ पर, सिंध के थट्टा नामक स्थान में। ठीक है, मृत्यु पर बर्नी का कथन आया था भाई साहब, बर्नी का कथन। और बर्नी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गया, मुक्ति मिल गया। कथन था कि राजा को प्रजा से एवं प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। ये कथन किसका है, ये कथन है भाई साहब बर्नी का है। ठीक है, किसका है, बर्नी का कथन है। ठीक है, राजा को प्रजा से एवं प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, ऐसा कथन किसने कहा था, बर्नी ने कहा था। ठीक है, चलिए, तो ये थी बातें पूरी। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा मोहम्मद बिन तुगलक की समय की अन्य घटनाएं में से इब्न बतूता जो है 1333 में आया था भारत पर, और ये मोरक्को अफ्रीकी देश का निवासी थी। इनकी रचना थे रेल्हा। ठीक है, और दिल्ली का काजी इनको नियुक्त किया गया था। काजी मतलब यहाँ के न्यायाधीश, और इनको राजदूत के रूप में चीन भेजा था, ये भी याद रखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जिनका राजधानी हम्पी था। ठीक है, हम्पी था। चलिए, ये याद रखिए। हम पढ़ेंगे विजयनगर जो साम्राज्य, विजयनगर की बातें करेंगे आगे। बहमनी राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना देखने को मिला था 1347 में, और इनका स्थापनाकर्ता हसन गंगू देखने को मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, कुल 34 विद्रोह, जिसमें से 34 विद्रोह में से 27 विद्रोह केवल और केवल दक्षिण भारत में हुआ था। और इसी समय 1328 में मंगोलों का आक्रमण तमरा श्रीन के द्वारा किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय देखने को मिला था, दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है सिंध के थट्टा नामक स्थान पर, और मृत्यु के बाद बर्नी ने कथन लिखा है। बर्नी का कथन था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोहम्मद बिन तुगलक का समय भी ख़त्म हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की बातें भी ख़त्म हो जाती हैं। क्लियर है चीज़ें? चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आगे की बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे की चर्चा हम करेंगे। गैसुद्दीन हो गया, मोहम्मद बिन हो गया, फिरोज शाह अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट शासक है फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर 1388-89 तक इनका शासनकाल रहा है। क्लियर है बातें? चलिए आगे चले। जिस थट्टा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहीं पर इनका राज्याभिषेक भी हुआ था।
राज्याभिषेक की अगर बात करें तो इसी थट्टा नामक स्थान पर, ठीक है, थट्टा पर हुआ था। कब? इसी समय 1351 में। चलिए अब फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं कि यह भी क्या है, यह भी कैराना तुर्क था। यह भी क्या है भाई साहब? कैराना तुर्क था, तुर्क था। और कैराना तुर्क किसको बोलते हैं वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी इसे मैं बता देता हूँ। कैराना तुर्क, ठीक है, कैराना तुर्क का मतलब है जिनकी माता जो है, माता हिंदू होनी चाहिए और पिता मुस्लिम होनी चाहिए, ठीक है, पिता मुस्लिम होना चाहिए और माता हिंदू होनी चाहिए। माता जो है हिंदू थी, वो रणमल की पुत्री थी, ठीक है, हिंदू थी, बीबी जैला, बीबी जैला। और बीबी जैला जो रणमल की पुत्री है, रणमल की पुत्री। और रणमल, चलिए, मुस्लिम, पिता मुस्लिम थे और पिता का नाम रजब था, रजब। और पिता थे मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा है, ऐसा मानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है? चाचा है, ठीक है। तो कैराना तुर्क का मतलब यही होता है, जहाँ पर माता की बात करें तो इनकी माता क्या होनी चाहिए? इनकी माता हिंदू होनी चाहिए और इनके जो पिताश्री है वो क्या होना चाहिए? मुस्लिम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये होता है कैराना तुर्क, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक कट्टर क्या थे? धार्मिक नीति अपनाते थे, ठीक है। धार्मिक जो है कट्टरता इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या थे? धार्मिक कट्टर थे। क्या थे भाई साहब? धार्मिक कट्टर थे, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, इसके विपरीत अगर हम गयासुद्दीन की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन प्लस मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों क्या थे? धार्मिक सहिष्णु थे, ठीक है। क्या थे? धार्मिक सहिष्णु थे। क्या थे? सहिष्णु। समझते ना? धार्मिक सहिष्णु और असहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु और असहिष्णु, समझते हैं ना? चलिए, धार्मिक सहिष्णु का मतलब होता है कि वो हर धर्म की रेस्पेक्ट करे, ठीक है। अगर मान के चलिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा बौद्ध धर्म है, ठीक है, मेरा बौद्ध धर्म है और मैं दूसरे धर्म की निंदा करता हूँ, दूसरे धर्म को बेकार बोलता हूँ, ठीक है, दूसरे धर्म की बातें जो भी करे उसको सजा देता हूँ, ठीक है, या दूसरे धर्म की बातों की अवहेलना करता हूँ, दूसरे धर्म को मैं अच्छा नहीं मानता, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं धार्मिक असहिष्णु हूँ। मैं क्या हूँ? मैं धार्मिक असहिष्णु हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मेरा बौद्ध धर्म है, बाकी के कोई भी हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, वैष्णव धर्म है, सिख धर्म है, शैव धर्म है, ईसाई धर्म है, कोई भी धर्म हो, ठीक है, सभी धर्म की बातें समान हैं, सभी धर्म की चीज़ें समान हैं, ठीक है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर सभी धर्मों की अगर मैं बात करूं, सभी धर्म को अगर मैं समान मानूं, उनकी भी धर्म को रेस्पेक्ट करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं धार्मिक क्या हूं? सहिष्णु हूं,
ठीक है, इसका मतलब समझ रहे ना। एक लाइन में बोलूँ तो धार्मिक सहिष्णु कहने का मतलब है कि सभी धर्म को समान मानना। धार्मिक असहिष्णु कहने का मतलब है मेरे धर्म, कहने का मतलब मेरा धर्म के अलावा कोई दूसरे का धर्म बेकार है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। सीधी और सिंपल सी बात है। मैं दूसरे धर्म का अगर रेस्पेक्ट नहीं करता वो असहिष्णु हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ें। तो फिरोज शाह तुगलक धार्मिक कट्टर थे, धार्मिक असहिष्णुता का प्रमाण दिए थे, वो हम देखेंगे आगे। फिरोज शाह तुगलक के कुछ कार्य देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ कार्य देख लेते हैं। कर या टैक्स में देख लेते हैं पहले। फिरोज शाह तुगलक के समय की कर या टैक्स, कर या टैक्स की बात करते हैं। चलिए कर या टैक्स, कर या टैक्स में हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है जिसको बोला जाता है जजिया कर। ठीक है, नाम सुने होंगे जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिमों द्वारा दी जाने वाली जो कर है वो जजिया कर कहा जाता है, जो शरीयत के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, जजिया कर क्या है, शरीयत के अनुसार एक कर जो गैर मुस्लिम द्वारा की जाती है। ठीक है, गैर मुस्लिमों द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, जजिया कर होता है। तो भाई साहब ने फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था, और जजिया कर कहने का मतलब गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम कहने का मतलब जो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, मुस्लिम के अलावा चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, वैष्णव हो, शौर हो, शैव हो, ईसाई हो, जो भी हो, ठीक है, उनसे लिया जाने वाला जो कर है। ठीक है, और ये कर सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। ठीक है, क्या है, धार्मिक सिक्योरिटी के लिए, क्या है, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा कर है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा कर है। क्या है, सुरक्षा कर है। यदि आप मुसलमान शासकों से सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप मुसलमान जो है शासकों से सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो गैर मुस्लिम हैं वो क्या पे करे, ये जजक पे करे, और शरीयत के अनुसार जो है, कहने का मुस्लिम का एक जो है ग्रंथ है। ठीक है, मुस्लिमों का एक ग्रंथ है जिसको शरीयत कहा जाता है, उन्हीं के हिसाब से क्या किया जाता है, ये कर लिया जाता है। पहली बात है, कर गैर मुस्लिम तो देंगे, ठीक है, लेकिन कौन कौन नहीं इसमें देंगे। ठीक है, कौन छूट है, ठीक है, करों में छूट, इस जजिया कर में छूट, कर में अगर छूट की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे हैं जो कर में छूट देखने को मिला है। ठीक है, एक तो बच्चे, बूढ़े, महिला, ठीक है, विकलांग, इनको कर में छूट दी गई थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं एक और ब्राह्मण वर्ग की, ठीक है, क्या है, ब्राह्मण वर्ग की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जजिया कर तो पहले ही, ठीक है, जजिया कर तो पहले ही लगा दिया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग से हम देखे थे जब अरबों ने क्या किया था, अरबों ने सबसे स्टार्टिंग में क्या किया था, आक्रमण किया था। जब अरबों का स्टार्टिंग में आक्रमण हुआ था तो उसी समय क्या लगा था भाई, जजिया कर लग गया था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं 712। ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा इस तरफ, थोड़ा समझिएगा,
712 में अरब आक्रमणकारी और अरब आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो प्रथम मुसलमान था, प्रथम मुस्लिम था, प्रथम अरब था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ये आप जानते हैं 712 में। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और इनका उद्देश्य क्या था भाई साहब? इनका आक्रमण का उद्देश्य था कि धन लूटना, अपार धन लूटना, भारत से क्या करना? अपार धन लूटना। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि भारत में अपार धन लूटना। ये धन व लूट के चले गए, लेकिन यहीं पर एक कर लगा दिया गया। ठीक है, यहीं पर एक कर लगा दिया और जिसका नाम था जजिया कर। ठीक है, जजिया कर सबके लिए था। ठीक है, जजिया कर सबके लिए था, लेकिन जजिया कर में छूट मिली थी। ठीक है, जजिया कर में सबके लिए था, जजिया कर में छूट मिली थी। एक तो मैंने कहा जैसे कि बच्चों को मिला था, बूढ़ों को मिला था, महिलाओं को मिला था, विकलांग को मिला था, और याद रखिए ब्राह्मणों को भी छूट मिलेगी थी। ठीक है, किसको मिला गया था? ब्राह्मणों को भी ये छूट मिला गया था। कहने का मतलब है ब्राह्मण, विकलांग, महिला, बूढ़े, बच्चे, ये सभी को क्या किया गया था? जजिया कर में छूट मिलेगी थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिरोज शाह तुगलक की बात करूँ, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर भी क्या किया था? जजिया कर लगाया था भाई साहब, लगाया था। ये चीज़ें आप याद रखिए। समझ गए मेरी बातें? ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश के शासक या कौन जो है मध्यकालीन शासक है जिन्होंने ब्राह्मणों को पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला जो है वो शासक है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन स्टार्टिंग में जब जजिया कर भारत में लगा था तो वो कौन थे? वो मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे तो उसी समय क्या किया था? लूट वट के पैसा वैसा ले गए थे और इसी समय जजिया कर लगाया था। लेकिन यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, विकलांग और ब्राह्मणों को छूट मिली गई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय ब्राह्मण वर्ग को नहीं बख्शा गया था, उनको भी जजिया कर लगाया गया था। तो ये याद रखिए। ठीक है, आगे चलें। दूसरी बातें, दूसरे कर की बातें करें जो है जकात जो है दान संबंधी कर है। दान संबंधी क्या है? दान संबंधी कर क्या था? जकात। तीसरा है खुम्स युद्ध कर है, खुम्स। ठीक है, लूटपाट का कर, लूटपाट का कर ये आप जानते हैं। और लूटपाट के कर में 80% जो है सेना को जाता था और 20% जो है राज्य को जाता था। तो इस प्रकार से ये लूटपाट का कर क्या कहलाता है? खुश्म। एक और है खराज। खराज नामक कर भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था। ठीक है, क्या है? भूमि कर था। चलिए, एक और है हक ए शर्ब। और हक ए शर्ब क्या है? सिंचाई कर था। क्या भाई साहब? सिंचाई कर। और इस सिंचाई कर में आपको 1/10 1/10 भाग आपको देना पड़ता था। ठीक है, सिंचाई, पूरे सिंचाई का 1/10वां। और आप जानते हैं जो घरी कर है, ठीक है, घरी कर और चरी कर, घरी कर एवं चरी कर क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये चीजें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें, आगे की कहानी हम बात करें। ठीक है, आगे की कहानी बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के अन्य क्या क्या कार्य हैं, उनके प्रशासनिक कार्यों पर नज़र डालते हैं। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्य। फिरोज शाह तुगलक के क्या है भाई साहब, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य, प्रशासन में रहकर इन्होंने क्या क्या प्रशासनिक कार्य किए हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, इन्होंने क्या किया था, 3 मंत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है, 3 मंत्रालय की स्थापना देखने को मिला था। ठीक है, 3 मंत्रालयों की स्थापना देखने को मिला था। ठीक है, इसमें से एक दीवान ए खैरात। ठीक है, क्या है, दीवान ए खैरात। ठीक है, दूसरा जो है वो है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, बंदनगान। थर्ड है जिसको बोला जाता है दीवान ए इस्तेहाक। ठीक है, क्या है भाई साहब, दीवान ए इस्तेहाक। ठीक है, इस्तेहाक। दीवान ए खैरात जो है एक प्रकार का कौन सा था, एक प्रकार का कौन सा भाई, एक प्रकार का दान विभाग था। क्या था, दान विभाग था, विभाग था। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग था। कौन सा विभाग था, दास विभाग था। और दीवान ए इत्तेफाक जो है, इत्तेहाक, इत्तेफाक नहीं भाई, इत्तेहाक जो पेंशन विभाग था। कौन सा, पेंशन विभाग। अब समझिए, 3 विभाग के बाद 3 मंत्रालयों की जो बात अब हो गई। अब समझिए क्या क्या इनकी बातें हैं। ठीक है, दान विभाग। देखिए, दान विभाग या दीवान खैरात की बात की जाए तो दीवान खैरात में आपको देखने को मिलती है कि जो मुस्लिम वर्ग की जो है कन्याएं हैं, उनकी शादी विवाह करने के लिए, देखिए भाई आजकल भी समाज में आपको देखने को मिलता है कि कई जगह समाज में कोई संगठन संस्था बनी होती है। ठीक है, अब वो जो समाज है कि जो संगठन है, वो संस्था है, वो क्या करते हैं, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, कुर्बी समाज हो, ठीक है, चाहे कोई भी जो है यादव समाज हो, ठीक है, मरार समाज हो, जो भी है, ठीक है, जिसकी बात करूँ, ठीक है, कनौजे समाज हो, जो भी समाज हो, ठीक है, सभी का यह नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो भी समाज हो, सभी समाज, ठीक है, अपने अपने स्तरों पर एक संस्था या एक जो है संगठन बनाती है। वो संस्था या संगठन कुछ वहाँ के जो बड़े बड़े वर्गों के, बड़े बड़े लोगों के होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं पैसे इकट्ठा करके वहाँ पर उस संगठन, उस संस्था में जमा करते हैं। और ये पैसा जो है गरीब, या तो गरीब जो कन्याएं हैं, गरीब जो है लड़की हैं, ठीक है, उस वर्ग के, उस समाज के गरीब वर्ग की जो कन्या है, उस गरीब वर्ग की लड़कियां हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा, ये सब करती आज भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नामक जो है क्या किया गया था, मंत्रालय की स्थापना की थी, जो दान विभाग था। और इस विभाग में जो मुस्लिम वर्ग की कन्याएं हैं, उसकी शादी ब्याह के खर्चे इसी दान विभाग से की जाती है। ठीक है, चलिए मुस्लिम वर्ग की कन्याओं की शादी हेतु,
शादी, ठीक है, अब निकाह बोल सकते हैं, कन्याओं के निकाह, ठीक है, बेटर होगा, शादी से बेटर होगा निकाह, ठीक है, निकाह, मुस्लिम से गरीब मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम बोलने से अच्छा गरीब मुस्लिम है, ये गरीब मुस्लिम, ठीक है, क्या है भाई साहब, गरीब मुस्लिम वर्ग के कन्याओं के निकाह हेतु क्या किया गया था, दान विभाग बनाए गए थे, दान विभाग खोले गए थे, ठीक है। दास विभाग का स्थापना किया था, जिसमें से 1,80,000 दासों की नियुक्ति की गई है, दासों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। इसके समय अभी तो भाई एसआई क्लियर नहीं हो रहा है अपने छत्तीसगढ़ में, कई सालों से एसआई क्लियर नहीं हो, ये भाई साहब ने 1,80,000 दासों की नियुक्ति कर दी, ठीक है। और 1,80,000 दासों में जो 40,000 हैं, ठीक है, इनमें से 40,000 दास सिर्फ निजी कार्य के लिए थे, ठीक है, निजी क्या थे, कार्य के लिए थे, क्या करते हैं, निजी क्या है, कार्य के लिए, कार्य हेतु थे, ठीक है। निजी कार्य मतलब घर का बर्तन धो दो, झाड़ू पोछा कर दो, ठीक है, पैर दबा दो, जो भी करना है, ठीक है। इस प्रकार के दासों की नियुक्ति की गई थी 1,80,000, जिनमें से 40,000 दास निजी कार्य थे। इसका मतलब यहीं से भाई, ये 40,000 अलग से नहीं है, मैंने कहा यहीं से, जिनमें से 40,000 जो है दास निजी कार्य हेतु, ये बातें हैं। दीवान इत्तेफाक, ठीक है, दीवान इत्तेफाक जो विभाग था, ये पेंशन विभाग था। कहने का मतलब है कि जीवन भर अपने सिपाहियों को क्या करेगा, पेंशन की घोषणा कर दी, ठीक है, अपने सिपाहियों के लिए जीवन भर पेंशन की घोषणा, ठीक है, अपने सिपाहियों के लिए पेंशन की घोषणा, ठीक है। ज़िंदगी भर अगर आप रिटायर होते हैं तो आप ज़िंदगी भर जब तक मरते रहेंगे, जब तक मरते नहीं तब तक आपको मिलेगा अपने सिपाहियों के लिए, ठीक है, जीवन भर के लिए क्या दिया गया है, पेंशन दिया गया है, ठीक है, पेंशन देने का वायदा किया, पेंशन दिया गया। और ये 3 विभाग थे, ठीक है, 3 की बात आती है, लेकिन एक और छूट गया है, एक और रह गया है, जिसको बोला जाता है, एक और विभाग की स्थापना की थी, ये खैर अलग से है, ठीक है, 3 मंत्रालय अलग से देखने को मिला। दारुल-ए-सफ़ा, ठीक है, अगर मैं अन्य विभाग की बात करूं, अन्य विभाग कौन कौन से, तो अन्य विभाग की बात करूं, दार-उल-शफ़ा एक नाम है, दार-उल-शफ़ा। और दार-उल-शफ़ा क्या है भाई साहब, कुछ नहीं है, वो अस्पताल है, एक प्रकार का अस्पताल है, ठीक है। और अस्पताल में जो गरीब है, ठीक है, गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क इलाज, गरीब लोगों का क्या है, निःशुल्क इलाज होता था, निःशुल्क इलाज कहाँ होता था, इसी दार-उल-शफ़ा या फिर अस्पताल में। दफ्तर-ए-रोजगार एक और विभाग था, दफ्तर, अब इससे समझ गए, दफ्तर-ए-रोजगार, और ये रोजगार विभाग था, ठीक है, किसके लिए, रोजगार सृजन के लिए, किसके लिए भाई, रोजगार सृजन के लिए क्या किया गया था, रोजगार अभियान विभाग की स्थापना की थी, जिसको दफ्तर-ए-रोजगार कहा गया। दार-उल-शफ़ा अस्पताल है, जो गरीब व्यक्तियों के निःशुल्क इलाज करता है। फिरोज शाह तुगलक प्रशासनिक कार्य, तो 3 मंत्रालय अलग थे, ठीक है, लेकिन ये और जो है इनके अंतर्गत देखने को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं, आगे की कहानी। अन्य विभाग हो गए, अन्य कार्य,
फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य। चलिए, फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य में जो है, और जो है यहाँ पर दिल्ली के आसपास देखिए, दिल्ली के आसपास कहा जाता है, आसपास लगभग भाई साहब ने लगभग 1200 क्या लगाए थे, फल के बगीचे लगाए थे, फल फूलों के बगीचे लगाए थे। ये चीज़ें याद रखिए। दिल्ली के आसपास ही, ठीक है, दिल्ली के आसपास ही, ठीक है, लगभग 300 नगर बसाया था, 300 नगर बसाया था, ठीक है, कितने, 300 लगभग नगर बसाया था। जैसे कि आप जानते हैं जौनपुर, ठीक है, यूपी में नगर बसा था, ठीक है, फतेहाबाद इसमें आप देखने को मिलता है। हिसार फिरोजा क्या है, हिसार फिरोजापुर, फिरोजाबाद। और जानते हैं फिरोज शाह कोटला मैदान क्रिकेट का जो है दिल्ली में है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, और उस नाम को परिवर्तन कर चुका है बहुत पहले, अरुण जेटली जो है स्टेडियम है, ठीक है, उसका स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, फिरोज शाह कोटला खेल मैदान, ठीक है, फिरोज शाह कोटला खेल मैदान, ठीक है, जहाँ पर क्रिकेट का खेल होता है, क्रिकेट का गेम होता है भाई साहब, ठीक है, इसी फिरोज शाह कोटला खेल मैदान का जो है स्थापना किया गया था, ठीक है, और अभी इसका नाम क्या रखा है, अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। याद रखिए, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, इसका नाम चेंज हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट में और बाकी है तो बहुत सारे, ठीक है, इन्होंने फिरोज शाह में 5 नहर बनवाए थे। फिरोज शाह शहर में 5 नहर निकाले गए थे, 5 नहर क्या किए गए थे, 5 सिंचाई के लिए 5 नहर बनवाए गए थे, निकाले गए थे, ये भी याद रखिए। मुद्रा की बात करें, मुद्रा जारी किया गया था, और मुद्रा एक शशगानी मुद्रा, ठीक है, बीख मुद्रा, एक बिरख मुद्रा, बिरौ मुद्रा, और दूसरा है अद्दा मुद्रा। क्या है, अद्दा मुद्रा जारी किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे इनकी बातें हैं, बहुत सारे इनकी लिस्ट है भाई साहब अन्य बातों में, ठीक है। फिरोज शाह के अन्य कार्य या अन्य तथ्य, अन्य कार्य और या फिर अन्य तथ्य बोल सकते हैं, अन्य तथ्य, ठीक है, तथ्य। ये 3 हो गए अन्य तथ्य में, 4 5 हो गए। छठे नंबर की बात करें तो इनकी आत्मकथा, ठीक है, क्या है भाई साहब, आत्मकथा। और आत्मकथा क्या लिखा गया था, फुतुहा-ए-फिरोज शाही, क्या लिखा था, फुतुहान-ए क्या है भाई साहब, फिरोज शाही नामक इन्होंने आत्मकथा लिखा था, और वो फारसी भाषा में थे। सातवें नंबर में बात करूं तो इसके दरबार में फारसी साहित्य, जो फारसी हैं, फारसी साहित्यकार रहते हैं, ठीक है, इनके दरबार में फारसी साहित्यकार रहते हैं। और फारसी साहित्यकार में आप देखेंगे एक तो जियाउद्दीन बर्नी,
ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, ये बलवन से चले आ रहे हैं भाई साहब, बर्नी पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। दूसरा शमसिराज अफीफ, फतवा, देखिए जियाउद्दीन बर्दी ने फतवा जहांगीरी लिखी थी। क्या लिखे था? फतवा ये जहांगीरी। इनकी रचना क्या है भाई? बर्नी की फतवा जहांगीरी। तारिक फिरोज शाही, इनकी एक और रचना, तारिक ये कहा जाता है दोनों ने मिलकर किया था, तारिक ए क्या है? फिरोज शाही, फिरोज शाही। चलिए इसकी बातें मैं अलग से करूं क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या किसकी रचना क्या है, कौन क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में करूंगा। इस पेज की जो है ये आत्मकथा याद रखें, फतुही फिरोज शाही खुद लिखा था आत्मकथा इन्होंने, ठीक है, और ये फारसी भाषा में ये लिखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 7वें नंबर, 6वें नंबर की बात, 7वें नंबर की अगर बात करें 7वें नंबर की, तो मैंने क्या कहा? फारसी साहित्यकारों का संरक्षण प्रदान हुआ था। फारसी साहित्यकारों का संरक्षण, साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया गया था, संरक्षण प्रदान, और जिसमें से फारसी साहित्यकारों में आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। भाई साहब थोड़ा आसपास शादी ब्याह का समय है तो फिर दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। आगे की बातें हम कल करेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, सामने डीजे बज रहा है, तो फिर इसको हम आगे की बातें करेंगे, आगे कल करेंगे, ठीक है। अब ये बंद नहीं होने वाला। चलिए बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे की बात करते हैं कल, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। सामने डीजे बज रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ आपको हम प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। थैंक यू।